हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि 10 टेस्ट पेपर पर आधारित रहेगी। ये सामान्य हिंदी का जो आपका पेपर होता है वो टोटल 60 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो उसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसके अंतर्गत ये हमारा पहला टेस्ट पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टेस्ट पेपर को। पहले टेस्ट पेपर में हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि अथ का विलोम शब्द क्या होता है। तो आपको बताना है कि अथ का विलोम क्या होता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी कि अथ का अर्थ होता है इति। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है। तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैकल्पिक होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा। फिर आता है क्वेश्चन आपका 3rd नंबर का कि आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है। तो आविर्भाव का जो विलोम शब्द होता है वह तिरोभाव होता है। तो आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो गया? तिरोभाव। और विभाव का जो विलोम शब्द होता है वह अनुभाव होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4th नंबर का है कि अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आपको अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो अनुरक्त क्या होता है? विरक्त होता है। अब क्वेश्चन आता है कि अर्जन का विलोम शब्द क्या है। अर्जन का जो विलोम शब्द होता है वह व्ययन आता है। अपूर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? इसमें सभी में विलोम शब्द ही पूछे गए हैं सबसे पहले। तो अपूर्ण का होगा आपका पूर्ण आएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे दिए गए विलोम शब्दों में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा जो है त्रुटिपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला वाला जो है वह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसका अगर शुद्ध रूप जब लिखा जाएगा तो वह आग्रह और दुराग्रह होगा। इसका क्या होगा? आग्रह और दुराग्रह इसका विलोम शब्द लिखा जाएगा, ना कि अनुग्रह और आग्रह इसका विलोम शब्द लिखा जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलभ्य का विलोम शब्द क्या है। आपको अलभ्य का विलोम शब्द बताना है। तो अलभ्य का हो जाएगा आपका लभ्य हो जाएगा। अलभ्य का लभ्य है। जैसे कि और भी विलोम शब्द आते हैं, जैसे कुटिल का वक्र है। सुगम का विलोम शब्द दुर्गम है या कठिन होता है। तो इसके संदर्भ में और भी इसके अन्य विलोम शब्द के हो गए। अब आता है आहूत का विलोम शब्द क्या है। आहूत का आपको विलोम शब्द बताना है। तो आहूत का जो विलोम शब्द होगा वह अनाहूत आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अवर का विलोम शब्द क्या है। तो अवर का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अवर का विलोम शब्द आपका प्रवर आएगा। फिर आता है कि अर्क के लिए बेमेल शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि अर्क के लिए बेमेल शब्द क्या होगा। तो अर्क का जो बेमेल शब्द होगा वह अंतर होगा, क्योंकि अपवन, काड़ा और सूर्य ये तीनों अर्क के समानार्थी हैं। तो ये तीनों ही एक दूसरे से मिले जुले हैं, बट ये अंतर जो है वह इसमें बेमेल शब्द के रूप में चुना गया है। अब आता है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कि अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपको अनल का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अनल का जो पर्यायवाची होता है अग्नि होता है, और अग्नि का जो अनिल का जो हवा का पर्यायवाची है। अनिल जो है ये जैसे अनल और अनिल, अनल और अनिल में क्या डिफरेंसेस है कि जो अनल है वह अग्नि का पर्यायवाची है, जो अनिल है वह हवा का पर्यायवाची है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। तो आपको इस तरीके से याद करना है। अब आता है आपका उपानय शब्द किसका पर्यायवाची है। तो उपानय शब्द जो है आपका जूते का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब आता है क्वेश्चन की समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। तो आपको अनुपयुक्त विकल्प चुनना है, जिसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है वह बी आएगा, क्योंकि इसका जो अनुपयुक्त विकल्प है वह काक, सारंग, मयूर है। क्योंकि ये जो तीनों हैं वह तीनों ही उपयुक्त कथन दिए गए हैं कि उपयोग उपादेय स्टिकर है, पुष्कर, जलाशय, ताल, भूमि, मही, धरा। और इसमें काक, सारंग, मयूर आपका समानार्थी जोड़ा नहीं है, जो कि इसके विकल्प के अकॉर्डिंग अनुपयुक्त है। अब आता है आपका क्वेश्चन 15 नंबर का कि कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है कि कमल शब्द का क्या पर्यायवाची है। तो कमल का ऑप्शन ए होगा ताम्रस आता है, जबकि सोमरस जो है जो वो शराब का रसाल होता है, और आम का तथा जिस तरीके से ये कमल का जो ताम्रस पर्यायवाची होता है उसी तरीके से सोमरस शराब का हो गया, और जो आपका रसाल है वह आम का पर्यायवाची होता है, और अम्बू जल का पर्यायवाची होता है। तो ये क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए कि कमल का पर्यायवाची ताम्रस, और सोमरस का पर्यायवाची शराब, रसाल का आम, और अम्बू का जल का पर्यायवाची होता है। अब क्वेश्चन आता है कौशल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कि कौशल का पर्यायवाची नहीं है, कौशल का अभ्यागत पर्यायवाची नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। जबकि कौशल के अन्य पर्यायवाची आते हैं, जैसे दक्षता,
कुशलता, पटुता एक कौशल के पर्यायवाची आते हैं। तो ये तीनों जो है वह कौशल के पर्यायवाची हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कामदेव का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कामदेव का जो पर्यायवाची है वह मनोज आता है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? मनोज है। कामदेव के अन्य पर्यायवाची आते हैं जैसे काम, मदन, रतिपति, अनंग, कंदर्प आदि आते हैं। कौन कौन से? काम, मदन, रतिपति, अनंग, कंदर्प आदि आते हैं। फिर आता है केतु का पर्यायवाची आपको बताना है। तो केतु का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो केतु का ध्वज होता है। केतु शब्द का पर्यायवाची ध्वज हुआ। तो ध्वज के अन्य कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? जैसे झंडा, केतन, पताका, निशान। तो झंडे या ध्वज का पर्यायवाची कौन कौन सा हुआ? केतन, पताका, निशान, केतु। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। अब आता है खगेश का पर्यायवाची बताना है आपको। तो खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो खगेश का आता है आपका व्यंग्य। तो इसका व्यंग्य खगेश का पर्यायवाची है। जैसे खगेश के और भी अन्य पर्यायवाची हैं जैसे गरुण, खगपति, उर्गारी, पन्नगारी, ये सभी खगेश के पर्यायवाची आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का है कि निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आपका जो कालिंदी है वह गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? गंगा के अंतर्गत आती है जैसे भागीरथी, मंदाकिनी, सुर, सरिता, ये गंगा के पर्यायवाची, और जबकि कालिंदी जो है वह यमुना की पर्यायवाची है। अब आता है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो शुद्ध शब्द है वह उज्ज्वल है। तो उज्ज्वल आपका शुद्ध शब्द है और सभी त्रुटिपूर्ण है। अब 22 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी प्रकार से ली है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें श्रुति लिपि के बारे में बताना है कि ये किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा क्योंकि श्रुत लिपि उसे उसी समय से ली गई है कि प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय से ली है। इसमें जो श्रुत लिपि था वह अशुद्ध शब्द था और इसमें श्रुत लिपि सही होगा, ना कि श्रुति लिपि। अब आता है आपका कि अपने हाथ से स्वयं काम करो। तो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपको बताना है इसके अंतर्गत कि कौन सा इसका शुद्ध रूप होगा। तो इसमें अपने हाथ से स्वयं काम करो का शुद्ध स्वरूप जो होगा ऑप्शन ही आएगा कि अपना काम स्वयं करो। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा ऑप्शन ए होगा। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि पहला इसमें शुद्ध वाक्य है, अन्य 3 अशुद्ध हैं कि मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। अब आता है क्वेश्चन 25 नंबर का कि मैंने घर जाना था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए गलत है क्योंकि मैंने घर जाना नहीं होगा, यहाँ पर मुझे घर जाना था। इस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे, मतलब कि इस तरीके से अपनी बात को कहेंगे कि मुझे घर जाना था, ना कि मैंने घर जाना था। अब आता है 26 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें से आपको अपने वाक्य को अशुद्ध बताना है। तो इसमें आपका जो वाक्य है वह ऑप्शन बी गलत है क्योंकि इसमें सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। जबकि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा कि सज्जन भला ही सोचते हैं। क्या होगा? सज्जन भला ही सोचते हैं। तो इसमें आपका एक शुद्ध वाक्य होगा, ना कि ये होगा कि सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोरोना एक जानलेवा जीवाणु है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है सी गलत है क्योंकि ये जीवाणु आपका गलत दिया गया है क्योंकि जीवाणु जो है कोरोना एक जीवाणु के तौर पे नहीं था, एक विषाणु था। तो उसके कारण कोरोना एक जानलेवा विषाणु है। इस तरीके से प्रोनाउंसिएट करेंगे इसको। तो ऑप्शन सी गलत होगा इसमें। अब आता है क्वेश्चन कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। तो इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध अंश की स्पष्ट रूप से
व्याख्या करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका मन नहीं होती है होगा, क्योंकि इसमें मन नहीं होती है नहीं कहते हैं इसको मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, इसको इस तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सभी मिलकर स्कूल जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो सभी मिलकर स्कूल जाता है नहीं होगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। अब क्वेश्चन आता है आपका 30 नंबर का कि उस शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसके अंतर्गत, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि उसका शिमला जाना है। ऑप्शन बी है उसने शिमला जाना है। ऑप्शन सी है उससे शिमला जाना है। ऑप्शन डी आता है उसे शिमला जाना है। तो आपने इस तरीके से पढ़ा होगा तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कि इसके अंतर्गत ऑप्शन डी ही सही होगा कि उसे शिमला जाना है। इस तरीके से ही हम लोग बोलते हैं। अब आता है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है, जिसमें ऑप्शन ए है कि जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। ऑप्शन बी आता है कि जो नियमानुकूल ना हो। ऑप्शन सी आता है जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो। ऑप्शन डी आता है जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जिसे नहीं जीता जा सके। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा एक शब्द होगा। इसके लिए प्रयुक्त शब्द होगा अजेय। जिसे जीता नहीं जा सके वह अजेय होता है। अब आता है 33 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसे अनित्यज कहा जाता है, कि जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अनित्यज कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो मापा ना जा सके। इसमें क्वेश्चन है कि जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब आता है 36 नंबर का क्वेश्चन, 35 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, वह अतिथि होता है। अब आता है क्वेश्चन आपका कि 36 नंबर का कि जो कभी बूढ़ा ना हो। तो प्रयुक्त शब्द का चयन करना है आपको। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा। तो जो बूढ़ा ना हो वह अजर होगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन 37 नंबर का कि जिस पर आक्रमण किया गया हो। वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुना गया है। तो वाक्यांश में इसमें जो आपका उचित शब्द जो है वह आक्रांत होगा। तो ऑप्शन सी आएगा। अब क्वेश्चन आता है आपका कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। तो जिसके लिए प्रमाण द्वारा सही नहीं किया जा सकता उसके लिए अप्रमेय शब्द होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। जबकि अप्रमाणित जिसे प्रमाणित ना किया जा सके वाला इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। क्वेश्चन आता है आपका कि जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द दिया गया है। तो जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए असाध्य कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। जो छीड़ ना हो सके तो उसके लिए उपयुक्त शब्द जो आपका होगा वह अक्षय होगा। तो जो जिसका छीड़ ना होता है वह अक्षय होता है, और जिसका कोई अंत नहीं होता है वह अनंत होता है। तो ऑप्शन सी आपका होगा। अब आता है 41 नंबर का क्वेश्चन कि किंचित शब्द का तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताना है आपको। अब ये तद्भव तत्सम से क्वेश्चन है। तो किंचित शब्द का जो तद्भव होगा वह आता है आपका कुछ होता है। तो इसका जो तद्भव होगा वह कुछ होगा। थोड़ा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द स्तोक होता है। जैसे थोड़ा जो है वह आपका तद्भव है, लेकिन इसका जो तत्सम होगा वह स्तोक होगा। और इसका किंचित का जो तत्सम शब्द का तद्भव कौन सा होगा, कुछ होगा। अब आता है निम्नलिखित में से तत्सम आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा तत्सम है। तो इसके अंतर्गत आपका ग्राहक जो है वह तत्सम शब्द आता है। अब आता है ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का कि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है, दिवस या पहरा, आंसू, रेस्तरा। तो इसमें आपका जो तत्सम शब्द है वह दिवस आता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब क्वेश्चन आता है कि मक्खन का तत्सम शब्द है। तो मक्खन का आपको तत्सम शब्द बताना है। तो मक्खन का मृक्षण होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी आएगा। अब आता है 45 नंबर का क्वेश्चन कि श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तो श्रृंगार का आपको तत्सम बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन सी है, क्योंकि श्रृंगार का तत्सम जो होगा वह श्रृंगार होगा।
इसको स्रा इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आता है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि 4 तत्सम नहीं है, यह तद्भव है। जो तत्सम नहीं है ये तद्भव शब्द आता है क्योंकि इसको जो तत्सम होगा इसका इसे चत्वारिक लिखा जाएगा, 4 को चत्वारक के तौर पर लिखा जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 47 नंबर का है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें आपका जो तत्सम शब्द है वह क्षेत्र आता है और ये गधा, गाय, घर ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। जैसे गधा का जो तत्सम शब्द होता है वह गंधर्व होता है, गाय का जो तत्सम होता है वह गो होता है और घर का जो तत्सम शब्द होता है वह ग्रह होता है। तो इस तरीके से इनके ये तत्सम शब्द होते हैं। अब आता है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द को पहचानिए। फिर से यही क्वेश्चन आया हुआ है तत्सम तद्भव से रिलेटेड कि इसमें से आपको बताना है कि तत्सम कौन सा है। तो तत्सम का कारण का जो तत्सम है तत्सम कारण है और इसका क्योंकि जो इसका तद्भव शब्द होगा वह कारण होगा। अब आता है आपका लोहा, बंदर, दूध। इसका जो तद्भव शब्द होगा जिसको ये सभी तद्भव शब्द है, लोहा, दूध और बंदर। कारण जो है उसका तत्सम शब्द है। तो लोहा का जो तद्भव मतलब तत्सम होगा वह लोह होगा और बंदर का वानर होगा और दूध का दुग्ध होगा। अब आता है खंडहर का तत्सम शब्द क्या है। खंडहर का जो तत्सम शब्द है वह आता है आपका खंडग्रह। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन काटना का तत्सम शब्द है। तो कौन काटना का तत्सम शब्द जो है वह कर्तन होता है, तो ऑप्शन सी आएगा। अब क्वेश्चन आता है 51 नंबर का कि बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसमें आपको विशेषण विशेष से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बेताल पचीसी जो है वह किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह डी है क्योंकि यह समुदाय वाचक है। तो बेताल पचीसी जो है वह समुदाय वाचक विशेषण का उदाहरण है और जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराए उसे समुदायवाचक कहा जाता है। जैसे दोनों, तीनों, चारों ये सभी समुदायवाचक के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। अब आता है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। तो धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण आपका क्या होगा। तो इसका धार्मिक होगा, तो ऑप्शन बी आएगा। अब आता है क्वेश्चन आपका 53 नंबर का कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें आपको विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें आपका जो विशेषण है वह चमकीला आपका विशेषण है और जबकि आगरा जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है और कुछ है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और लिखना शब्द क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो ये जो सभी शब्द हैं 4 शब्द हैं, 4 अलग अलग हैं। जैसे चमकीला विशेषण हुआ, चमकीला के बाद आपका आगरा व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संख्या है। फिर आता है आपका जो कुछ है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लिखना आपका क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो निम्न में से विशेषण आपको बताना है कि कौन सा है। तो जो आपका शांत है वह विशेषण है, तो इसमें से आपका ऑप्शन डी होगा। जबकि आपका ये बुढ़ापा, क्रोध और दौड़ है ये सभी भाववाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। अब आता है क्वेश्चन 55 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा क्योंकि अनुशासित आपका विशेषण है। अब आता है 56 नंबर का क्वेश्चन कि कैसा जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण का कोटि है। अब आपको बताना है कि इसके अंतर्गत क्या होगा। तो इसमें आपका जो व्याकरण का कोटि है ये विशेषण का इस तरीके से विशेषण होगा। अब आता है क्वेश्चन कि स्त्री शब्द का विशेषण है। तो स्त्री शब्द का विशेषण बताना है आपको कि स्त्री का विशेषण क्या होगा। तो स्त्रीण इसका विशेषण होगा जो कि ऑप्शन डी आएगा। अब आता है विशेषण बताइए। इसमें आपको विशेषण बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा विशेषण होगा। तो इसमें आपका क्षम्य एक विशेषण होगा क्योंकि क्षम्य विशेषण शब्द है जिसका संज्ञा रूप क्षमा है और जबकि आपका शिक्षा, फैन, भ्रम ये सभी संज्ञा शब्द में आते हैं। अब आता है 59 नंबर का क्वेश्चन कि कला का अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य वाक्य में कितने विशेषण होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा कि इसमें 3 विशेषण
होते हैं कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में 3 विशेषण है जो क्रमशः अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय आते हैं। जैसे अंतिम हुआ, सर्वोच्च हुआ और ध्येय हुआ, ये सभी 3 विशेषण का उल्लेखित करते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका 60 नंबर का, निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। तो आपको बताना है इसके अंतर्गत आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी आता है कि यह आकाशीय होगा। यहाँ पर आपका ये टेस्ट पेपर फर्स्ट खत्म होता है, मतलब कि ये सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर था जो कि फिनिश हुआ। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि टेस्ट पेपर सेकंड होगा। आप इस सेशन में को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।